हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सीनी टॉकर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सी सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3 को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत ट्रेवेंटियन काउंसिल मीटिंग से होती है, जहां पे बाबा बॉस और टेमेक्टिव जून के भाग जाने की वजह से ईडो बॉस की क्लास ली जा रही है, जहां उसे क्वीन केन के खिलाफ टेमेक्टिव जून की अहमियत को बताकर उससे यही पूछा जाता है कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी वो दोनों यहाँ से कैसे भाग गए। जिस पर बाबा बॉस अपनी सफाई देते हुए कहता है कि हमारे बीच कोई न कोई ऐसा गद्दार है जिसने टेमेक्टिव जून और बाबा बॉस को भगाने में मदद की, और मैं उसे ढूंढकर उसको ऐसी सजा दूंगा जो उसने सपने में भी कभी नहीं सोची होगी। और काउंसिल का एक मेंबर उससे बोलता है कि तुमने इस काउंसिल की बड़े सम्मान और साहस के साथ सेवा की है, लेकिन अब तुम्हें अपने भाई के साथ निजी दुश्मनी को साइड में रखकर इस गणतंत्र के असली दुश्मनों पे ध्यान देना होगा। तो तुम्हें मेरी बात समझ में आई या नहीं? जिस पर बाबा बॉस उससे यही कहता है कि मुझे आपकी बात अच्छे से समझ में आ गई है। और बाबा बॉस वहाँ से जाने के बाद रेन से आदेश देते हुए कहता है कि तुम्हें हर उस शख्स से पूछताछ करनी है जो कभी भी टेमेक्टिव जून और बाबा बॉस के संपर्क में आया है। और रेन उसका जवाब देते हुए यही कहती है कि मैंने पहले इन लोगों से पूछताछ कर ली है। जिस पर ईडो बॉस उससे कहता है कि तुम्हें फिर से अच्छे से पूछताछ करनी होगी और मुझे यकीन है कि कोई न कोई जरूर बोलेगा। और इधर जरा मरेल छोटी सी आर्ट से भी डरने लगा है और जागते हुए अपने बेटे से कहता है कि जब मैं अपने सपने में होता हूँ तब मैं अपने बच्चों के साथ एक सुनहरे सपने में होता हूँ, लेकिन नींद खुलने के साथ ही मेरे बुरे सपने स्टार्ट हो जाते हैं। और जब ओलोमोन उससे ये कहता है कि हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे आंखों का इलाज हो सके, तो इस बात से गुस्सा होकर अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगता है। और फिर से अपने आप पे काबू करके अपने बेटे से यही कहता है कि मेरे अंधे होने की खबर कभी भी ट्रेवेंटियन को नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा। और इधर बाबा बॉस, हनीवा और टेमेक्टिव जून उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे हमने पेरिस को अंतिम बार देखा था। और जब टेमेक्टिव जून उन लोगों से यही कहता है कि हम लोगों को सबसे पहले अपना सारा ध्यान राजकुमारी मागरा को ढूंढने में लगाना चाहिए। और इस बात को सुनने के बाद हनीवा इस राज के बारे में बाबा बॉस से पूछती है और बाबा बॉस उसे जवाब देते हुए कहता है कि अगर टेमेक्टिव जून मागरा के बारे में सच बोल रहा है तो मागरा यानी कि मेरी पत्नी रानी केन की बहन है। जिस पर हनीवा बाबा बॉस को जवाब देते हुए यही कहती है कि ये सिर्फ टेमेक्टिव जून की चाल है और कुछ नहीं। जिस पर बाबा बॉस उससे कहता है कि मुझे भी उसकी बातों पे पूरा यकीन नहीं है। जिस पर हनीवा बाबा बॉस से कहती है कि तो हम उसके बताए हुए रास्ते पे क्यों चल रहे हैं। जिस पर बाबा बॉस उसका जवाब देते हुए उससे कहता है कि उसी रीजन से जिस रीजन से मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आया था, और मागरा मेरी पत्नी है और इस पूरी दुनिया में वही एक औरत है जिसे मैं कभी भी प्यार करना चाहूंगा। जिस पर हनीवा उससे कहती है कि अगर टेमेक्टिव जून झूठ बोल रहा है तो हम दोनों साथ मिलकर उसे मारेंगे। और आगे जाकर जब वो टेमेक्टिव जून के पास पहुंचते हैं तो टेमेक्टिव जून उसे बताता है कि विच फाइंडर ने तुम्हारे बेटे और पेरिस को ढूंढ लिया है और वो लोग शायद रानी केन का आदेश मान रहे होंगे। जिस पर बाबा बॉस उससे कहता है कि वो लोग उसे चुड़ैल समझकर मार डालेंगे। तब हनीवा उन लोगों को बताती है कि रानी केन ने एक नया आदेश जारी किया है जिसके तहत दृष्टि रखने वालों को चुड़ैल नहीं समझा जाएगा। और फिर आगे जाने के बाद हनीवा कोफून के मैसेज को पढ़कर उन्हें ये बताती कि वो लोग पेंसा गए हैं। और टेमेक्टिव जून उन लोगों से बताता है कि शायद रानी केन ने केंजोआ डैम के बर्बाद होने के बाद पेंसा को अपनी नई राजधानी बनाई होगी। और फिर हम पेंसा में लॉर्ड हॉलैंड अपने भाई की मदद से एक आदमी को रानी केन के सामने पेश करता है। और जब लॉर्ड हॉलैंड उस आदमी से पूछताछ करते हुए केंजोआ डैम की सारी बर्बादी का किस्सा और रानी की पोल खोल देता है, और उसकी बात सुनने के बाद लॉर्ड हॉलैंड उसका गला रेतते हुए उसे मारने के बाद उसकी जीभ काटकर रानी को दे देता है और उसे समझाते हुए कहता है कि अगर ऐसी बातें रोकी नहीं गई तो ऐसी बातें आग की तरह फैलती है। और जब रानी केन उससे कहती है कि तुम इसे रोक सकते हो तो लॉर्ड हॉलैंड उससे कहता है कि अगर मेरी नजरिए से देखे तो अगर ये बात लोगों में फैली, मेरी होने वाली पत्नी और आपकी बहन और आपके होने वाले बच्चे के ऊपर भी जान का खतरा है। और तभी एक सैनिक आकर उसे एक मैसेज देता है जिसे पढ़ने के बाद रानी केन लॉर्ड हॉलैंड से कहती है कि मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हारे होने वाली बीबी तुम्हें जल्दी मिल जाए। और फिर वो सीधे मागरा के पास चली आती है जहां वो उसे बताती है कि विच फाइंडर ने तुम्हारे बेटे को ढूंढ लिया है, लेकिन तुम्हारी बेटी हनीवा और बाबा बॉस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चला है। और जब मागरा बूट्स और उसके होने वाले बच्चे के बारे में बात करती है तो केन की दिल की धड़कनें बहुत तेजी से धड़कने लगती और मागरा को पता चल जाता है कि उसकी बहन ने अपना बच्चा खो दिया है। और दोनों इमोशनल होते हुए रानी केन अपनी बहन को गले लगाकर रोने लगती है। और रानी केन उससे कहती है कि तुम्हारा बच्चा अब तुम्हारे पास वापस आ रहा है, जबकि मेरे बच्चे ने ना लौटने का फैसला किया है और इसी कारण से अब हमारे सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है और यह खबर लोगों में फैल गई तो तुम्हारे बच्चों की जान भी खतरे में आ सकती है। जिस पर मागरा उससे कहती है कि मैं तुम्हारी बातों को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही, क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? जिस पर रानी केन उसे समझाते हुए कहती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर भी अपने भतीजे को जरूर बचाऊंगी, लेकिन अगर लोग ही हमारे खिलाफ हो गए तो उसे बचाने वाला कोई भी नहीं बचेगा। जिस पर मागरा उससे यही कहती है कि तुम
तुम फिर से मेरे से कुछ छिपा रही हो। जिस पर रानी केन उसे बताती है कि केंजुआ के कुछ लोग उस हादसे में बचे हुए हैं और अगर तुमने लॉर्ड हॉलैंड से शादी नहीं की तो ये बातें स्प्रेड होकर हमारे खिलाफ ही जाएंगी। और फिर प्रिंसेस मार्गरेट बहुत ज्यादा सोचने के बाद रानी केन से कहती है कि मैं इस नाटक के लिए तैयार हूँ। और इधर टमेक्टू जून और बाबा बॉस मागरा के बारे में बातचीत करते हुए स्लेवर की मात तक पहुँच जाते हैं। और बाबा बॉस इस बात को जानने के बाद टमेक्टू जून और हनीवा से यहाँ से जल्दी चलने को कहता है। और जब वो लोग उसके ऊपर हमला करने वाले होते हैं तभी टमेक्टू जून यूरी के पशु बाजार तक पहुँचने का झांसा देते हुए वहां तक पहुंचने का रिक्वेस्ट करता है और उसकी रिक्वेस्ट कबूल करते हुए वो लोग उन्हें जाने देते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि उनके कैंप में एक लड़की भी है तो वो लोग हनीवा को पकड़ने के बाद उसे यहाँ छोड़कर जाने को कहते हैं। और फिर ना चाहते हुए भी वहाँ पे लड़ाई होने लगती है और घायल होने की वजह से बाबा बॉस को बेहोश करके उन लोगों को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की आकर हनीवा को बचाते हुए उसका गला काट देती है। और फिर हमें पता चलता है कि वो लोग एक लोग नहीं 3 लोग हैं। और फिर धीरे धीरे करके सभी को मारते हुए उनका काम तमाम कर देती है। और जब बाबा बॉस उनसे उनका परिचय पूछता है तो पेरिस उसे आवाज लगाते हुए कहती है कि अब तुम्हें थोड़ा रुक के सांस ले लेनी चाहिए क्योंकि अब तुम लोग पूरी तरह से सुरक्षित हो। और हनीमा उसकी आवाज सुनने के बाद उसे दौड़कर गले लगा लेती है। और पेरिस कोफून के बारे में बताते हुए उसे यही कहती है कि उसे विच फाइंडर पेंसा ले गए हैं। और कोफून के बारे में जानने के बाद बाबा बॉस पेंसा के लिए जाने लगता है तो पेरिस उसकी हालत को देखकर यहीं पे रुकने को कहती है। और बहुत समझाने के बाद बाबा बॉस मान जाता है, लेकिन विच फाइंडर के बारे में पता हो जाने के कारण लड़कियां उसे वहाँ पे ले जाने के लिए मना करती है। जिस पर बाबा बॉस गुस्से में यही कहता है कि तुम लोगों को एक बात लेनी चाहिए, हम जहाँ भी जाने वाले हैं वहाँ पे टमेक्टू जून हमारे साथ ही जाएगा। और फिर पेरिस वहाँ पहुँचने के बाद बियाना और उसके साथियों के बारे में बताती है कि वो लोग करीब 20 साल से ऐसे लोगों की रक्षा कर रहे हैं जो लोग देख सकते हैं। और हमें उनकी बातचीत से ये भी पता चलता है कि पेरिस भी एक समय में उन्हीं के दल का हिस्सा थी या उन्हीं में से एक थी। और हम उनकी बातचीत के बाद ये भी देखते हैं कि टमेक्टू जून को बियाना और उसके साथी कुछ पिलाकर गहरी नींद में सुला देते हैं। और इधर विच फाइंडर्स डेक्स के साथ मीटिंग करते हुए उससे यही कहते हैं कि हमें कोफून को मार देना चाहिए या इसी जंगल में उसे छोड़ देना चाहिए। और डेक्स उन्हें समझाते हुए उनसे यही कहता है कि अगर इस बात की भनक रानी केन या उसकी माँ को चली तो हम लोग बुरी तरह से फंस सकते हैं और हमें किसी भी हालत में रानी केन के भतीजे को वहाँ पे पहुँचाना ही होगा। और उन्हें वार्निंग देते हुए कहता है कि आशा करो कि पेंसा पहुँचने तक मैं तुम्हारी बात को भूल जाऊँ, नहीं तो इसके अंजाम के लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। और इस सारी कन्वर्सेशन को कोफून वहाँ पे पास में बैठकर सुन और देख रहा होता है। और हम इधर मागरा को अपने शाही हथियार से प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। और फिर लॉर्ड हॉलैंड वहाँ पे पहुंचकर उससे बातें करने लगता है और मागरा उससे यही पूछती है कि आखिर तुम मुझसे शादी करके क्या पाना चाहते हो। जिस पर लॉर्ड हॉलैंड उसे बताता है कि हमारे यहाँ पे पुरुषों का राजस्व रहा है और मेरा परिवार बहुत सालों से राजसी परिवार का सेवक रहा है और मैंने बहुत सालों से कुछ पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, लेकिन तभी कहीं से महारानी आ जाती है और वो अपना घर युद्ध करके बर्बाद कर चुकी है। इसलिए मेरे पास 2 विकल्प रह जाते हैं, पहला कि मैं विद्रोह की आग भड़काकर पूरे महल को धराशायी कर दूं या तुम्हारे साथ शादी करके इसमें शामिल हो जाऊं। और बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मेरे लिए दूसरा विकल्प सबसे ज्यादा अच्छा है। जिस पर मागरा उससे कहती है कि तुम गलत जगह पे अपनी टांग अड़ा रहे हो, तुम्हें रानी केन के साथ होना चाहिए क्योंकि उसी के पास सारी सत्ता है। और लॉर्ड हॉलैंड कहता है कि अभी के लिए तो आप सही हैं। और मागरा उससे कहती है कि हम कुछ ही दिनों में अपनी सगाई की घोषणा कर देंगे और तुम्हें परिषद में दबाव डालकर उसे युद्ध में जाने से तुम्हें रोकना होगा। और जब मेरी बेटी और पति मिल जाएंगे तुम्हें हर हालत में ये सुनिश्चित करना होगा कि वो लोग सुरक्षित रहे और उसके बदले में तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम्हारा पहले था। और उसके जाने के बाद गुस्से में अपने शाही तलवार को फेंक देती है। और इधर हनीवा पेरिस के पास आकर उससे यही पूछती है कि आपने कंपास योद्धा होने के बावजूद भी ये नया रास्ता क्यों चुना। और वो उसे बताती है कि कंपास योद्धा की जिंदगी बिताते हुए हमने कभी भी दृष्टि रखने वाले लोगों को नहीं देखा था, लेकिन जब मुझे जेरा मरेल का प्रोटेक्टर बनाते हुए उसकी रक्षा के लिए मुझे चुना गया तो मैंने उसकी सारी जिज्ञासों को ध्यान में रखते हुए मैंने कई नियम तोड़े और उसको हमारे यहाँ जमा की गई सारी पुस्तकों को पढ़ने की अनुमति दे दी। और धीरे धीरे करके उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ती चली गई कि अब किताबों का भी ज्ञान कम पढ़ने लगा था। और एक दिन जब मैं नींद से उठी तो वो जा चुका था और सारी किताबें और नोट अपने साथ चुरा कर ले गया। और कंपास छोड़ने के बाद मैं उससे जब मिली जब तुम अपने माँ के पेट के अंदर थी और वो सब कुछ जानता था कि मैं तुम्हारी पूरी तरह से रक्षा करूंगी, तुम लोगों को पढ़ाऊंगी और तुम्हारा मार्गदर्शन भी करूंगी। और हनीवा उसे कहती है कि मेरे लिए दृष्टि उतनी ही जरूरी है जितना आपके लिए आपके हाथ जरूरी है। और इधर जब कोफून सो रहा होता है तभी विच फाइंडर के आदमी उसके ऊपर हमला करके उसे मारने लगते हैं और ना चाहते हुए भी डेक्स को कोफून की मदद करते हुए उसके एक आदमी को मारना पड़ता है। और फिर फ्राई उन्हें छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और इधर हनीवा बाबा बॉस के पास आकर उससे पूछती है कि आपके पास ईडो बॉस को मारने का पूरा मौका था,
फिर भी आपने उसे क्यों नहीं मारा। जिस पर बाबा बॉस उससे कहता है अपने भाई को मारना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि मैं किसी अपने हिस्से को मार रहा हूँ। और हनीवा के पूछने पे बताता है कि मेरे पिता ने ईडो बॉस को मारने के लिए मुझे हुक्म दिया था और इसीलिए मैंने वो किया जो मुझे करना चाहिए था। जिस पर हनीवा उसे पूछती है कि अगर आप ईडो को बचा रहे थे तो ईडो आपसे इतनी नफरत क्यों करता है। जिस पर बाबा बॉस जवाब देते हुए कहता है कि कभी कभी परिवार के रिश्ते बहुत ज्यादा जटिल होते हैं। जिस पर हनीवा उससे कहती है कि मुझे मेरे ही अंकल ने अगवा किया और अब मुझे पता चला है कि मेरी माँ एक राजकुमारी है और इसीलिए मुझे पता है कि परिवार के रिश्ते कितने जटिल हो सकते हैं। और फिर बाबा बॉस बताता है कि मेरी मॉम ईडो को जन्म देते ही मर गई और इसीलिए मेरे पिता ने कभी उसे माफ नहीं किया और वो इतना ज्यादा छोटा था कि अपने इस पिता के नजरिए पे वो उनसे कुछ भी सवाल नहीं कर सकता था। और इधर बाबा बॉस रेन को अपने पास बुलाकर उससे कहता है कि हनीवा एक बहुत ही अच्छी तीरंदाज थी और इसीलिए उसने मेरे ऊपर तीर 3 दागे थे और मेरे भाई ने जेरामरेल के इन दोनों बच्चों को पाला है और इसी वजह से ये एक खतरनाक मेल है और आज मनहाल की एक माद में स्लेबर के समूह को उन लोगों ने मारा है। और मैं चाहता हूँ तुम सभी जगह ये खबर फैला दो कि मुझे अब बाबा बॉस और वो लड़की जिंदा चाहिए। और जब रेन जाने लगती है तो बाबा बॉस उसे अपने पास बुलाकर उससे पूछता है कि किसी ने भी अपना मुंह खोला या नहीं। जिस पर रेन उसे बताती है कि अभी तक इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं चला है। और बाबा बॉस उससे कहता है कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अजीब है और मुझे लगता है कि शायद मुझे पता है कि उसे किसने भगाने में मदद की। और फिर बाबा बॉस के आदेश पे रेन वहाँ से धीरे धीरे करके डरते हुए चली जाती है। और इधर बियाना बाबा बॉस को एक नया रास्ता बताकर हनीवा से यही कहती है कि तुम्हें हमेशा मेरे पीछे ही रहना है और तुम्हारे पीछे बाबा बॉस चलेगा। और थोड़ी तीखी बहस होने के बाद हनीवा उससे कहती है कि तुम बस मेरे रास्ते में मत आना। और इधर रानी केन बिना मार्गरा और लॉर्ड हॉलैंड को बताए हुए शादी और सगाई की घोषणा कर देती है। जिस पर मार्गरा लॉर्ड हॉलैंड से यही कहती है कि अब मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और लॉर्ड हॉलैंड उससे कहता है कि तुम्हें किसी समय तो मुझ पे भरोसा करना ही होगा। और मार्गरा उसे 2 कारण बताने को कहकर वहाँ से चली जाती है। और इधर जेरामरेल को उसका बेटा आकर बताता है कि ईडो बॉस यहाँ पे आ चुका है। और इस बात को जानने के बाद जेरामरेल उससे यही कहता है कि ईडो बॉस को मेरी दृष्टि के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। और ईडो बॉस उसके पास आकर उससे यही बोलता है कि तुम्हें तो जरूर मालूम होगा कि मैं तुम्हारे पास किस लिए आया हूँ। जिस पर जेरामरेल हैरान होते हुए उससे पूछता है कि ऐसा क्यों है। और वो उसे बाबा बॉस के बारे में बताते हुए उससे कहता है कि बाबा बॉस हमारी जेल से भाग चुका है और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि कोई ऐसा शख्स जो दृष्टिहीन हो और हमारी जेल से उसे इस तरह से भगा ले जाए। जिस पर जेरामरेल उससे कहता है कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। और तब बाबा बॉस कोफून के बारे में पूछते हुए उससे पूछता है कि वो बेटा कहाँ है जिसे तुमने मेरे आदमियों के साथ भेजने के लिए मना किया था। और जेरामरेल उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से बाबा बॉस यहाँ पे आकर अपने बेटे को ले गया। जिस पर ईडो बॉस उससे कहता है कि बाबा बॉस तुम्हारे दरवाजे पे आया और उसने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया जबकि तुमने उसकी बेटी को मुझे सौंपा था। और तभी उसका बेटा बीच में बोलते हुए बाबा बॉस से कहता है कि मेरे पिता के पास और कोई चॉइस नहीं बची थी। और फिर ईडो बॉस को उसके ऊपर शक हो जाता है जिसकी वजह से वो उसके पास आकर ये जान जाता है कि वो अंधा हो चुका है। और थोड़ी देर सोचने के बाद ईडो बॉस उसका गला धड़ से अलग कर देता है और फिर ओलोमन को शांत रहने को कहकर उससे कहता है कि तुम्हारी ये सारी किताबें और सारा ज्ञान और ये घर मेरा हो चुका है और अपनी बची हुई फैमिली की रक्षा करने के लिए तुम्हें अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। और ट्रोमाटा से परिचय कराते हुए उससे कहता है कि ये ट्रोमाटा है और एक ग्रेट साइंटिस्ट भी है और इसीलिए अब तुम इसके अंडर काम करोगे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया।